नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों, आज एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट थीम्स के ऊपर में। आपको तो पता होगा, मैं कॉन्स्टेंटली नए नए थीम स्टडी करता रहता हूं और मुझे लगता है जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं वैसे आपके साथ भी थीम्स को शेयर करना मेरा दायित्व है। इन्वेस्टमेंट थीम का क्या रिलेवेंस है? जब हम किसी भी स्टॉक के अंदर में मोमेंटम प्ले करते हैं या लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का थीम का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एक थीम पकड़ते हैं हम लोग, उसके बाद उस थीम में क्या क्या स्टॉक हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो स्टॉक्स को ट्रैकर में डालते हैं, और जब भी उन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम आता है हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेरा एक स्टाइल है जो मैं सबको सिखाता भी हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। बहुत सारे थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए। आई थिंक ऑलमोस्ट 500 दिन पहले हमने पहला थीम वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो था ईएमएस स्कीम के ऊपर में, ईएमएस कंपनीज के ऊपर में, जहाँ पर डिक्सन और अंबर ये सब कंपनीज के बारे में हमने रिकॉर्ड किया था और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए। फिर हमने फाइनेंशियलाइजेशन थीम पे रिकॉर्ड किया था, इत्यादि इत्यादि। मैं बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये उसी सीरीज, इन्वेस्टमेंट थीम सीरीज का एक एक्सटेंशन वीडियो है। आज हम जिस थीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेयरी थीम। ये जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अराउंड में जो ग्रोथ इंडिया में अभी विटनेस हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और उस थीम के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है जिनको आपको देखना चाहिए वो भी हम लोग मेंशन करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ऑल दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। हो सकता है मेरे खुद के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हो सकता है ना हो, तो काइंडली आप इस पूरे वीडियो को केवल और केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट थीम। और आज का जो थीम है वो है डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर में। तो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये प्रेजेंटेशन मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें। चालू करने से पहले आई हैव टू थैंक माय टीम मेंबर्स जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये पीपीटी हम सबके लिए बनाया ताकि हम अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। डेयरी, जो आम भाषा में दूध, राइट? इंडिया एक वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसिंग एज वेल एज कंज्यूमिंग नेशन है। हम तकरीबन 25% ऑफ ग्लोबल डेयरी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे यहाँ पर ना दूध पीने की जो एक मान्यता है कि दूध पीने से शक्ति मिलती है, वो भी कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि बचपन से ही हमको दूध पिलाया गया। ऑल्दो आजकल एक नए नए साइंसेज आ रहे हैं जहाँ पर बोला गया है कि आप वीगन बन जाइए, दूध प्रोडक्ट्स मत लीजिए या कोई भी एनिमल ओरिएंटेड प्रोडक्ट मत लीजिए, तो वो एक अलग बात है। बट ओवरऑल अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर में दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स का एक बोलबाला है। इफ यू लुक एट द ग्रोथ, जैसे जैसे इंडिया के अंदर में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक अलग कैटेगरी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो मिल्क से डिराइव होते हैं उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। अगर डेटा की बात करें तो 18% ऑफ आवर फूड बजट, जो एक टिपिकल हाउस होल्ड का फूड बजट होता है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स में जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब केवल मिल्क नहीं है, मिल्क और उसके डेरिवेटिव्स भी उसके अंदर में आ जाता है। और 27% ऑफ द बजट एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड का जो है वो पैकेज फूड्स के अंदर में मिल्क भी आ गया, उसके अंदर में एलोकेट होता है। अगर मैं दूध को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक मिल्क, रॉ मिल्क है, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो कि ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, और एक मॉडर्न और वेस्टर्न वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लिक्विड मिल्क जो है वो 61% ऑफ इंडियाज कंजम्पशन का पार्ट है। जो इमर्जिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो 5% है, जिसके अंदर में चीज वगैरह आ जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसका तकरीबन 34% है। तो अगर नंबर्स पे अपने देखेंगे कि कहाँ ग्रोथ ज्यादा हो रही है, दूध में हो रही है, ट्रेडिशनल वैप में हो रही है, या मॉडर्न वैप या वेस्टर्न वैप के अंदर भी हो रही है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ये इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से 10% सीएजीआर से ग्रो कर रही थी। आने वाले कुछ सालों में ये एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री तकरीबन 11% सीएजीआर में ग्रोथ करेगी, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ, बिकॉज जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो तकरीबन 6, 6.5, 7% है। और इंडस्ट्री अगर 11% ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर में कोई ना कोई टेलविंड है, इसीलिए कंपनी इंडस्ट्री ग्रो कर पा रही है। ये टेबल हमको बताता है कि किस कैटेगरी के अंदर में कितना एबिटा मार्जिन है और क्या सीएजीआर ग्रोथ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं, लिक्विड मिल्क, ट्रेडिशनल वैप और इमर्जिंग वैप। लिक्विड मिल्क जो कि तकरीबन 4 से 6% एबिटा मार्जिन का बिजनेस है। तो दूध के अंदर में कॉस्ट ऑफ कलेक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन इतना हाई है कि नेट में अगर उसका एबिटा मार्जिन देखें तो 4 से 6% ही होता है और उसका CAGR ग्रोथ रहा है तकरीबन 9%। अगर हम ट्रेडिशनल वैप की बात करें तो लिक्विड मिल्क के नीचे में ट्रेडिशनल वैप, उसकी बात करें तो घी का जो CAGR रहा है हिस्टोरिकली वो तकरीबन 11% और एक्सपेक्टेड है 13%, पनीर का 17%, एक्सपेक्टेड है 16%, बटर जो है वो तकरीबन 13%, कर्ड जो तकरीबन 12% था वो एक्सपेक्टेड है 15%, और बटर मिल्क और लस्सी का कंजम्पशन ये ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर में कम हो रहा है। पहले था 15% CAGR FY 18 से 23, अब एक्सपेक्टेड है कि ये 11%। सो ट्रेडिशनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है उनका एक्सपेक्टेड CAGR तकरीबन 14% है, जो कि पिछले 2018 से 2023 के बीच में इसका तकरीबन था 12%। और इमर्जिंग वैप के अंदर में आ गया आइसक्रीम, चीज, योगर्ट, वे, ये सब छोटे साइज के हैं। अभी आज के डेट में अगर मैं इसको साइज को देखूं तो 900 करोड़ का है केवल। जैसे लिक्विड घी जो है ना, लिक्विड मिल्क जो है वो 8,300 करोड़ के एक्सपेक्टेशन है FY 28 में, और ट्रेडिशनल वैप 5,500 करोड़, वेरेज जो मॉडर्न या इमर्जिंग वैप है वो 900 करोड़ का। तो साइज छोटा है बट ग्रोथ जो है इसमें 20-21-22% है ओवरऑल, तो विच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो जो भी कंपनी ये नए मॉडर्न वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है उनको ग्रोथ ज्यादा दिखेगा, ऑल्दो हो सकता है कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स नंबर्स कम हो। तो टोटल डेयरी मार्केट इंडिया में तकरीबन 10 से 11% ग्रो कर रहा है, और लास्ट ईयर FY 23 में ये 8,700 करोड़ का मार्केट था, जो कि FY 28 में 14,785 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। ये सारा डेटा मल्टीपल रिपोर्ट से लिया गया है, कंपनी के रिपोर्ट से, इंडस्ट्री रिपोर्ट से, ब्रोकरिंग फर्म्स के रिपोर्ट से। हम सारा आपको लास्ट में प्रेजेंटेशन में बता देंगे कि किस किस सोर्स से हमने क्या डेटा लिया है, ताकि जिन्होंने मेहनत की है उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, राइट। तो मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग गया दूध और दूध के बाई प्रोडक्ट्स है या फॉलो ऑन प्रोडक्ट्स है, उनके क्या मार्केट है। अब आते हैं दूध का पूरा जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेयरी इनपुट आता है वो कैसे आएगा। फॉडर फार्मिंग, एनिमल फीड, प्लांट ओनर्स, वेटनरी एड, लेबर, ये सब हो गए जो गाय है उसको संभालने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, वो इनपुट्स के रूप में डेयरी फार्म में जाता है। मिल्क प्रोडक्शन होता है। मिल्क प्रोडक्शन अल्टीमेटली लार्ज स्केल फार्मर्स भी होते हैं, मीडियम स्केल फार्मर्स भी होते हैं, स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कई बार डायरेक्टली अनऑर्गेनाइज मार्केट जो लोकल मिल्कमैन है उसके थ्रू रेस्टोरेंट्स या जो B2B बिजनेसेस है वहां पर डायरेक्ट सप्लाई हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि कस्टमर को चला जाता है। तो नीचे वाला जो पूरा जर्नी है वो डायरेक्ट आप मान लीजिए D2C बोल लीजिए उसको, या D2B बोल लीजिए कि डायरेक्ट बिजनेसेस को सप्लाई कर रहा है फार्मर्स। ये इतना इजी नहीं होता है बिकॉज बड़े साइज के फार्मर्स या मोर ऑर्गेनाइज फार्मर्स जो है ये काम कर पाते हैं। नहीं तो ट्रेडिशनली क्या होता है, मिल्क कलेक्शन होता है। जनरली मिल्क कलेक्शन जो करती है वो कॉर्पोरेटिव्स करती है या मिल्क एग्रीगेटर्स करते हैं। उसके बाद चिलिंग एंड बल्क कोडिंग, तो मिल्क कलेक्ट होने के बाद में चिलिंग सेंटर्स होते हैं जो विलेजेस लेवल पे चिलिंग सेंटर्स होते हैं। फिर बल्क कूलिंग सिस्टम होता है जहां पर दूध जो है वो ठंडा रहेगा, ऑब्वियसली ठंडा रखना पड़ता है नहीं तो फट जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब यहां से वहां मल्टीपल प्लेसेस में ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो एक रेफ्रिजरेटर से दूसरे रेफ्रिजरेटर में जो ट्रांसपोर्ट होगा उसमें भी एक स्पेशलाइज ट्रक होती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम इंसुलेटेड मिल्क टैंकर्स कहते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, कोऑपरेटिव प्लांट्स होते हैं और प्राइवेट प्लांट्स होते हैं जहां पे ये दूध जो कलेक्ट हुआ है इसको पैकेजिंग किया जाता है। बहुत ही कॉमन दूध जो हम लोग सब यूज करते हैं वो अमूल का दूध, तो आप समझ सकते हैं फ्रॉम एन एग्जांपल और पर्सपेक्टिव ऑफ अमूल कि वो पैकेजिंग होकर अल्टीमेटली वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोकल शॉप्स में जाता है। तो या तो रिटेल आउटलेट में जाएगा या सुपरमार्केट में जाएगा या कोई भी रिटेल आउटलेट में चला जाएगा, किराना शॉप में चला जाएगा, या आप देखो लोकल जो शॉप्स होते हैं वहां पर भी दूध अमूल पड़ा रहता है सामने, और फाइनली ये मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर के पास में जाता है। तो दूध का जर्नी ऐसे है, और वैस का जर्नी जनरली जो वैस प्रोड्यूस करते हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज बोल लीजिए या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बोल लीजिए, वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो दूध को सीधा फार्मर से लेते हैं और उनका जो जर्नी है वैस प्रोडक्शन में जाता है जो कि अल्टीमेटली कस्टमर के पास में जाता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है इससे हमको ये समझ में आ गया कि हर जर्नी के हर स्टेज में देयर इज सम सर्विस प्रोवाइडर हु इज एडिंग वैल्यू, और
ये पूरा इंडस्ट्री का वैल्यू चेन अगर आप देखोगे, दिस इज लवली वैल्यू चेन। इससे आपको एक एक स्टेज पे कौन सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी ग्रोथ पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, देन ऑब्वियसली जो ट्रक सप्लायर है उसको बेनिफिट मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। नाउ किसी भी बिजनेस का कोर स्ट्रेंथ या आप स्वॉट एनालिसिस बोल लीजिए, कुछ भी, उसका हर बिजनेसेस के यूनिक होते हैं। जैसे ये बिजनेस के अपने चैलेंजेस है, अपने अपॉर्चुनिटीज है, उसके हिसाब से हमने इस बिजनेस का यहाँ पर प्रेजेंटेशन में डाला है। सो इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है, कि जहां दूध प्रोड्यूस हो रहा है वहां से सही प्रोक्योरमेंट हो रहा है ना, और वो स्केलेबल है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एसेंशियल फॉर ग्रोथ, कि अगर प्रोक्योरमेंट अच्छा हो गया और हम सही टाइम पे रीच नहीं कर पाए लोगों तक, तो फिर क्योंकि ये पेरिशेबल है तो ये खत्म हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस कंपनी का है वो एक अपने आप में अमाउंट बनता है। प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू कंट्रोल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिन इतना कम है, दूध में 5 से 6% मार्जिन है खाली। तो अगर ये पूरा जर्नी को हम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन में उसका इंपैक्ट नजर आएगा। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ये परसेप्शन की भी बात है। जैसे मेरे घर में जो मिल्क आता है वो प्रीमियम मिल्क आता है, हम उसके लिए बहुत पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड परसेप्शन है कि अगर बच्चों को अच्छा दूध देना है तो यही वाला दूध लेना, राइट? तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे खर्चा होना चाहिए। और आप देखिए अमूल टाइप के जो ब्रांड्स हैं वो लोग कितना खर्चा करते हैं ताकि आपका टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में वो ब्रांड आता रहे। और लास्ट, राइट प्रोडक्ट मिक्स इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, कि आपको पता होना चाहिए कि दूध के साथ कौन सा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेरे को पुश करना है। बिकॉज सेम कस्टमर जो दूध लेने आए वो वैप भी ले सकता है, या जो कस्टमर वैप ले रहा है उसको आप एक और वैप दे सकते हैं। तो राइट मिक्स होना बहुत जरूरी है। तो हर स्टेज पे देयर आर की सक्सेस पैरामीटर जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। बट आई मीन फ्रॉम अ बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, ऑपरेटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड केपेक्स, बिकॉज ये केपेक्स आपको करते रहना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर में। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार डाल दिया तो सब कुछ सेट हो गया, नहीं। आपको कांस्टेंट बेसिस पे नए सेंटर्स खोलना, लॉजिस्टिक्स को एक्सपांड करना, ये करते रहना पड़ता है। इसीलिए दिस बिजनेस इज ओपेक्स हेवी एंड ऑल्सो पीरियोडिकली देयर इज अ केपेक्स रिक्वायरमेंट इन दिस बिजनेस। इंडिया का एक मिल्क कन्वर्जन साइकिल को जब हम स्टडी कर रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखा कि मिल्क के अंदर में भी सीजनैलिटी है। इनफैक्ट ये बार बार हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये कैसे हो सकता है, गाय या भैंस अगर दूध देते हैं तो सीजनैलिटी कैसे हो सकती है। बट यस, देयर इज अ हाई सीजनैलिटी। विंटर के अंदर में प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, जैसे कस्टमर का डिमांड उतना नहीं होता है, विंटर में प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। तो वो जो दूध बनता है वो अल्टीमेटली उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि समर के अंदर में जब डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होता है, विजा विज विंटर सीजनैलिटी है, तो वो जो पाउडर बना है वो पाउडर टिपिकली समर के अंदर में काम आता है। तो ये जो लॉजिस्टिक्स है ना सीजनैलिटी के कारण, इसको भी जो कंपनी प्रॉपर्ली मैनेज करती है उसको उसका फायदा मिलता है। स्पेशली जब डेफिसिट होता है तब वो पाउडर को बेच के अच्छा मार्जिन पे पैसा कमाया जा सकता है। टिपिकली कौन से स्टेट से जहां पे सबसे ज्यादा दूध बनता है और सेल्फ कंजम्पशन होता है, बिकॉज दूध सेल्फ कंजम्पशन में भी काफी यूज हो जाता है। एक होता है कि भाई गाय है मेरे पास, सबको 10 गाय है तो मैं खुद के कंजम्पशन में तो वो 10 गाय में से 5 गाय का दूध तो मैं ही पी गया, बाकी 5 जो बचा वो मैंने बेचा। तो सबसे ज्यादा सेल्फ कंजम्पशन जो है बिहार में 77%, और मिल्क प्रोडक्शन जो है वहां पे 5,500 टन है। और सबसे कम सेल्फ कंजम्पशन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जहां पर मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो 9,900 टन है। इन टर्म्स ऑफ स्टेट जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और जहां से सबसे ज्यादा दूध का सप्लाई होता है पूरे कंट्री में, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बहुत बड़ा गढ़ है काऊ फार्मिंग का, तो मुझे लगता है कि वो भी एक रीजन है कि वहां पे sensitiveness towards cow is very very high from a religious perspective as well. अब मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव हमको ये पता होना चाहिए कि अगर यूपी में कुछ हुआ जो कि पॉलिटिकली नॉट सो डिजायरेबल आउटपुट हो, तो उसका इम्पैक्ट दूध के आउटपुट पे आएगा।
जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली इन कंपनीज, जो कंपनीज दूध प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उनके बिजनेस के अंदर में उसका इम्पैक्ट आएगा। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेटली ऑपरेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रोल प्ले करते हैं, बिकॉज है तो कमोडिटी बिजनेस कि दूध आया और उसको प्रोसेस करके वैप बना दिया, और जो पूरा प्रोसेस का तरीका है ना वो बड़ा ही फॉर्मूला ड्रिवन है। A+B² = A² + 2AB + B², बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड ड्रिवन है। तो इसीलिए ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे खर्चा करना और टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये पूरे एक्सरसाइज में। आप देखो फ्रेश डेयरी के अलग अलग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, टिपिकली कंज्यूमर प्रोफाइल क्या है, की बॉटलनेक्स क्या मेंशन है यहाँ पे। इंडियन वैस जिसके अंदर में लस्सी, बटर मिल्क का घी, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल टिपिकली ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। आजकल ऑनलाइन काफ़ी चलने लग गया है, और जो वेस्टर्न वैप है उसमें हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट और ऑनलाइन इस पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी। अगर आप देखो कि मिल्क का सबसे ज़्यादा डिमांड आएगा जो रूरल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है, और वैप जो है उसमें सबसे ज़्यादा, वेस्टर्न वैप के अंदर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है अर्बन कस्टमर से, बिकॉज अर्बन कस्टमर ही जो है वो चीज़ और फ्लेवर्ड मिल्क और ये सब चीज़ों का ज़्यादा कंज्यूमेशन करता है। अब थोड़ा फाइनेंशियल्स पे चलते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मार्जिन का प्रोडक्ट जो है इस पूरे इकोसिस्टम में वो है आइसक्रीम। ऑलमोस्ट 40% ग्रॉस मार्जिन और 20% एबिटा मार्जिन का प्रोडक्ट है। और लीस्ट मार्जिन ऑब्वियसली मैंने कहा कि इट्स अ मिल्क विच हैज़ अ लीस्ट मार्जिन, द एबिटा मार्जिन इज ओनली 5%, बट क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है और केपेक्स के बाद जो आरओई जनरेट होता है वो काफ़ी लंबे अवधि तक सस्टेनेबल आरओई जनरेट होता है, तो उसका जो आरओसीई है वो तकरीबन 25% है। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि जिस कंपनी के पास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जबरदस्त है, प्रोक्योरमेंट नेटवर्क जबरदस्त है, वो एक जबरदस्त मोट लेके बैठी है और वो ग्रो करती जाएगी, बिकॉज मिल्क एज अ कैटेगरी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एज अ कैटेगरी इन इंडिया इज ग्रोइंग। और जो कंपनी फोकस कर रही है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो सेगमेंट ग्रो कर रहा है और वहां पर आरओई भी बेटर है, पॉसिबिलिटी है कि वो कंपनी ग्रो करेगी। ऑलराइट, तो ग्रोथ ड्राइवर क्या है अभी इस इंडस्ट्री में? ग्रोइंग डेमोग्राफिक डिमांड, क्योंकि इंडिया पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल कंजम्पशन में जा रहे हैं, तो हम प्रीमियमनेस की तरफ जा रहे हैं, तो प्रीमियम दूध का कंजम्पशन कर रहे हैं। हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो प्रीमियम है उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन से बहुत फर्क पड़ रहा है। चेंज इन द डाइटरी पैटर्न्स, कहीं पर जैसे अभी कहते हैं ना कि रॉ दूध मत पियो, आप दही लाओ, आप फोर्टिफाइड मिल्क पियो, प्रोबायोटिक मिल्क पियो, तो वो हो गया वैल्यू एडेड। डिफरेंट कैटेगरी एक नया खुल रहा है, तो चेंज ऑफ द डाइटरी पैटर्न। राइजिंग शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए बहुत ही बड़ा अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। याद होगा आपको जब आप छोटे होंगे कि दूध वाला आता था, दूध देता था और हमारे पेरेंट्स से दूध लेके आप कंज्यूम करवाते थे। तो वो तो अब चेंज हो गया, अब शहर में तो आपको गौशाला दिखेगी नहीं, आपको तो शहर के बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी भी लेकिन ये अनऑर्गेनाइज है, इसको धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, बिकॉज ब्रांडेड मिल्क के अंदर में अपार्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, अमूल वगैरह, आप देखिए तो प्राइवेट प्लेयर के अंदर में अब धीरे धीरे ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ प्रीमियम मिल्क प्रोडक्ट कंपनीज, और राइजिंग इनकम लेवल्स। कंसर्न क्या है कि दूध का प्राइसेस कई बार वॉलेटिलिटी हो जाती है, गाय जो है उनको कोई डिजीज आ गई या कुछ भी हो गया तो उसके कारण इम्पैक्ट आता है। मिल्क सप्लाई भी सीजनलिटी है, फोडर प्राइस इन्फ्लेशन, जो फीड दिया जाता है गाय को, भैंस को, वो ऑब्वियसली प्राइस इन्फ्लेशन उसमें भी आता है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट मिल्क के प्राइसेस पे आएगा। और डोमिनेंस ऑफ कोऑपरेटिव, ये एक बहुत बड़ा इशू है इस डोमेन में कि कोऑपरेटिव्स जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं उनका डोमिनेंस है। बट अभी क्या हो गया इंडिया में ना, क्लियर सेग्रीगेशन हो गया कि आम आदमी लोकल कोऑपरेटिव वाला दूध पी रहा है, और जो पैसे वाले लोग हैं या जिनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है वो थोड़े ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी पी रहे हैं। और क्योंकि प्रीमियमाइजेशन इंडिया में बहुत बड़ा थीम है, तो मिल्क के अंदर में भी इसका इम्पैक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स जो है इनका अभी खाली 10 से 12% मार्केट शेयर है। तो रॉ मिल्क जैसे 180 मिलियन टन रॉ मिल्क बनता है, उसमें मार्केटेबल सरप्लस, सेल्फ कंजम्पशन 40-45% होता है, मार्केटेबल सरप्लस जो है वो तकरीबन
108 मिलियन होता है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट 43 मिलियन है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट 65 मिलियन है। तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो खाली 19 मिलियन टन मिल्क सप्लाई कर पाते हैं, और कोऑपरेटिव जो है वो तकरीबन 55 से 60% है। तो दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन दिस होल जर्नी। बट दिस प्राइवेट वाला नंबर इज ग्रोइंग। जैसा कि मैंने कहा, रीजन ग्रो क्यों हो रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको अपने लाइफ में यहाँ से यहाँ लेके जाना है, जहाँ पे एक परसेप्शन वैल्यू है कि प्राइवेट वाले जो है वो बेटर क्वालिटी और बेटर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, कंपनीज की बात करते हैं। चलिए, एक स्लाइड था यहाँ पे, बट मैं उसको एक बार स्किप कर देता हूँ, बिकॉज ये स्लाइड बता रहा है कि किस किस रीजन के अंदर में किसका डोमिनेंस है, प्राइवेट वर्सेस कोऑपरेटिव। ऑब्वियसली कोऑपरेटिव का ओवरऑल डोमिनेंस है, बट स्टेट्स लाइक गुजरात, यहाँ पर कोऑपरेटिव का बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। कर्नाटका में कोऑपरेटिव का बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पे इट्स अ फेयरली गुड मिक्स बिटवीन प्राइवेट एंड द कोऑपरेटिव। कंपनीज, क्या क्या कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, उस पर चर्चा करते हैं, और साथ साथ में अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में इन्वेस्टमेंट आइडिया वॉच लिस्ट के अंदर में भी स्टॉक को ऐड करना चालू करते हैं। इन्वेस्टमेंट थीम वॉच लिस्ट मैं हर वीडियो में नीचे में ये थीम का लिंक दे देता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। यहाँ पर देखिए वो सारे थीम्स है जो अपन लोगों ने वीडियोज में बनाए हैं, उनके स्टॉक्स यहाँ पर पेन डाउन है, और मैं तो इन स्टॉक्स को देखता हूँ, और जब भी इनमें से किसी स्टॉक में मोमेंटम आता है मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। दैट हैज बीन माय थ्योरी एंड इट हैज वर्क फैंटास्टिकली वेल। तो अभी एक और अपने ऐड करते हैं, ऐड सेक्शन, और यहाँ पर अपने ऐड कर लेते हैं डेयरी। ओके, और इसमें एक एक करके स्टॉक को ऐड करते हैं जैसे जैसे अपने डिस्कशन कर रहे हैं। पहला हडसन। ओके, सो राइट क्लिक, ऐड हडसन। माफ कीजिएगा, एक फोन आ गया था, डिस्कनेक्ट कर दिया हूं। ओके, हडसन 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 एग्रो प्रोडक्ट्स। परफेक्ट। तो हडसन एग्रो प्रोडक्ट में मिल्क इज 57%। ओके, वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट इज 36%। और अरुण आइसक्रीम के नाम पे काफी फेमस है ये। इनफैक्ट इन्होंने चालू किया था आइसक्रीम से, फिर उसके बाद वो एक्सपैंड कर दिए इन घी एंड अदर कैटेगरीज, और कैटल फीड्स एक्सेट्रा के अंदर में उनका 7% है। दे आर गोइंग वेरी एग्रेसिव इन प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। इनफैक्ट इन्होंने अभी एक फैसिलिटी क्रिएट की है जिसमें 4 बिलियन रुपये इन्होंने स्पेंड किया है गोविंदपुर में, जहां पर 7,000 केजी का चॉकलेट और 97,000 केजी का आइसक्रीम डेली प्रोड्यूस होगा। तो दे आर बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दिस कैटेगरी। सो इट्स अ गुड मिक्स। मिल्क 57, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 36 इज एक्चुअली अ वेरी गुड मिक्स। जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होगा ना, उतना बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। इनका ग्रोथ भी स्टेडी रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ऑब्वियसली कोविड के समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुए थे ये सब कंपनीज को, तो उस समय रिटर्न भी एक बार फॉल किए थे, सेल्स भी एक बार फॉल किया था, बट वापस से कोविड के बाद थिंग्स हैव बीन वेरी स्टेबल फॉर ऑल दीज एंटरप्राइजेस। डोटला जो है वो इट्स अ सेकेंड लार्जेस्ट डेयरी कंपनी बाय मिल्क प्रोक्योरमेंट इन साउथ इंडिया। जितना मुझे पता है कि इट इज ऑल्सो एफिलिएटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी। मिल्क इसमें 72% है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 26% है, फैट एंड फैट प्रोडक्ट्स अराउंड 2% है। तो एक डोडला भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड डोडला डेयरी। डोडला ने अफ्रीकन मार्केट में फोरे किया 2014 में, एंड इट इज एक्सपेंडिंग इन युगांडा इन केनिया। डोडला का जो मार्जिन है इन अफ्रीकन रीजन, जो एबिटा मार्जिन है वो तकरीबन 15% है, और इंडिया का जो मार्जिन है उसका तकरीबन 8% है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मेरे को भी ये समझ में नहीं आता कि अफ्रीका में ज़्यादा क्यों रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो जो पता लगा कि अफ्रीका में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन अभी है नहीं, और प्राइसिंग जो है वहाँ पर उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के इंडिया में है। इंडिया इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ द मिल्क इज नॉट अ वेरी हाईली एक्सपेंसिव मार्केट। जब हम बाहर भी जाते हैं ना, यूरोप वगैरह, तो हम देखते हैं वहाँ दूध एक्चुअली में काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंडिया में हमको सस्ते में मिल रहा है दूध, मे बी बिकॉज इंडिया में हर चीज़ रिलेटिवली सस्ती ही है। डोटला का एक बड़ा एडवांटेज है कि इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके एनिमल फीड, जो केटल फीड है, जो गाय खाती है, गाय और भैंस खाती है, उसमें भी फोरे किया था। उसके कारण उनको एडवांटेज क्या होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण, कि जो कॉस्ट है ओवरऑल ऑफ रनिंग बोथ द एंटरप्राइजेस टुगेदर बिकम्स लेसर, बिकॉज अल्टीमेटली ये केटल फीड अगर उसी की कंपनी को माल सप्लाई कर रही है, तो जो प्रॉफिट केटल फीड
सप्लायर बना रहा है, उसके कारण ओवरऑल सिनर्जी का एडवांटेज हो सकता है। तो वही हमने यहाँ पर एक्सेल शीट में इसको देखा। ऑब्वियसली किसी ब्रोकिंग फर्म का रिपोर्ट से हमने निकाला कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट इन केस ऑफ नॉर्मल इज अराउंड 35 रुपीज, वेयर इन केस ऑफ डोडला, क्योंकि ये केटल फीड भी सप्लाई करता है, इसका इफेक्टिव कॉस्ट होता है 33.5, जिसके कारण इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है vis-a-vis अदर कॉम्पिटिटर्स इन दैट रीजन। अगेन इनका भी रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल था, कोविड के समय प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ दे हैव रिकवर्ड एंड दे आर जनरेटिंग डिसेंट आरओई फॉर देयर बिजनेस। थर्ड इज हेरिटेज। तो हेरिटेज को ऐड कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन सब में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट हियर। तो ये हो गया हेरिटेज फूड। एक मिनट में जरा एनएससी में डोडला ऐड कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। डोडला डेयरी, perfect, right? Heritage food milk is 64%, value-added products 29%, fat and fat products in 7%. Heritage का one of the largest distribution network है, 6,500 distributor, 1,30,000 retail outlets, 860 plus heritage parlors. So it is one of those enterprises which are largely expanded in all major states of India. और B2C पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है एंड द ब्रांड हेरिटेज इटसेल्फ इज क्वाइट नोन इन दिस डोमेन। इनके भी नंबर्स अच्छे थे, कोविड के समय खराब थे, बट दे हैव नाउ रिकवर्ड, दे आर जनरेटिंग आरओई ऑफ ऑलमोस्ट 20% एंड इट्स अ गुड overall from a management perspective. I think it's a good management which is trying to expand beyond the current working, and they're doing reasonably well in retaining a strong brand recall for their brand. Parag. Okay, so let's add this. Parag. Parag Milk and Foods. Here we are. So Parag Milk and Fruits का जो value added products is around 70%. New age including Avatar is around 3.3%, which is जो new age products evolve हो रहे हैं from the milk, उसके 3.3%. Milk is 9.4% and S&P is around 18%. So overall Parag जो है it is more focused on वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो जो मैंने आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है उसके मार्जिन बहुत हाई होते हैं। तो पराग के अंदर भी बहुत ही फेमस है गोवर्धन घी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप मॉल्स में जाओगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा। 29 डेपो, 700 सुपर स्टॉकिस्ट, 6,200 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5 लाख रिटेल टच पॉइंट, रीजनेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। ओके, अगेन मार्जिन डिसेंट, आरओई डिसेंट, ये सारे ना ग्रोइंग है कंपनीज, और क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेट भी करती रहती है सारी कंपनीज, उसका इनको एडवांटेज बॉटम लाइन में इफेक्टिवली मिलता है। सो हडसन, डोडला, हेरिटेज और पराग, ये 4 मेजर कंपनीज है जो डायरेक्टली दूध के इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है। ओके, ये पीपीटी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वीडियो के नीचे आप देख लीजिएगा। अब मैं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा? देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट थीम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि मुझे मंथली चार्ट देखना है, मंथ के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ देखना सब सही है, और वीकली चार्ट में जहां पर मुझे मोमेंटम नजर आए मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो आप देखिए पराग मिल्क के अंदर में मंथली चार्ट के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, फंडामेंटल मोमेंटम है, सही है, बट ये वीकली चार्ट के अंदर में अभी इसका मोमेंटम स्लो हो गया है, तो मैं अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। डोडला के अंदर में वाह, ये भी ग्रोथ है, मंथली में हाई पॉइंट पे आ रहा है, वीकली के अंदर में भी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें फिर भी मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर चला जाए। हेरिटेज के अंदर में वाह, दिस इज परफेक्ट। ये पूरे पराग और डोडला वगैरह के मुकाबले अगर देखें तो हेरिटेज जो है वो फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव इज अ बेटर स्ट्रक्चर फॉर मी टू पार्टिसिपेट। एंड हडसन के अंदर में अगेन हडसन में अभी टच नहीं करूंगा। सी आइडियली आपको क्या करना चाहिए बताऊं, ये इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट थीम्स है ना, ये सारे इन्वेस्टमेंट थीम्स पे तो हम सारे स्टॉक्स में पैसा नहीं डाल सकते हैं, तो हर थीम से 2-2 3-3 स्टॉक्स पकड़िए जो अभी मोमेंटम जिनमें है, और वो मोमेंटम का एक अपना बास्केट बना लीजिए। आई थिंक आपके पास तकरीबन 12-15 स्टॉक्स निकलेंगे इन ओवरऑल थीम ऑफ 7-8 थीम्स, 12-15-20 स्टॉक्स, और उनमें ही ट्रैकिंग कीजिए और उन्हीं में ही अपना पोजीशन को बिल्ड कीजिए। मैं ऐसा क्यों करने बोलता हूं कि थीम से जब आप कन्विंस होते हैं ना, तो आप पोजीशन बढ़ा ले सकते हैं, आप घबराएंगे नहीं। सपोज ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, प्राइसेस क्रैश कर गए, तो अगर आप खाली प्राइस बेस्ड काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप घबरा जाएंगे, बट जब आपके बैक ऑफ द माइंड में थीम सेट है
और प्राइस करेक्शन हो भी रहा है, बट आपका इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ तभी भी बोल रहा है कि नहीं, मैं जीरो के नीचे नहीं गया हूं, तब आपको इसको होल्ड करने में तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस हैं, उनमें जो स्टॉक्स मेंशन्ड है, ये वॉच लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ये वॉच लिस्ट में सही स्टॉक्स निकालना हो तो आप निकाल सकें और अपना खुद का थेमेटिक पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। किसी और के बोलने पे, किसी और के पोर्टफोलियो में क्यों पैसा डालना है, जब हम ये एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास मेरा पूरा डेयरी सेक्टर को सिंपल भाषा में समराइज करने का। देखिए, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाई फाई रिपोर्ट्स नहीं बनाना चाहता हूँ, वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए कि आप सिंपल चीज को ही सिंपल तरीके से समझें। तो ये है डेयरी पे वीडियो, प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वॉच लिस्ट देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस साल का मेरा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, खाली 1.25 लाख लोग चाहिए जो मुझे मेरे पर्सनल चैनल में 1 लाख का टैग दिलवाएंगे, 1 मिलियन का टैग दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे, जय हिंद।